चैप्टर नंबर 47 सेंसरी नर्वस सिस्टम और इसकी करनी है क्विक रिवीजन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तुमने रिसेप्टर्स का बताया हुआ कि रिसेप्टर्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं, कौन से टाइप ऑफ स्टिमुलस को जो वो डिटेक्ट करते हैं। तो इसको निमोनिक है M-CATN MCETN, इस तरह करके ना मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर। इनका पहले आपको आइडिया होगा कि किस किस चीज़ को ये कर रहे होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर होंगे फिजिकल स्ट्रेच डिफॉर्मेशन के लिए, कीमो रिसेप्टर केमिकल के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्स के लिए होंगे जिस तरह के रॉड्स और कोन्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए, नो रिसेप्टर पेन के लिए। ठीक है, ये बताया हुआ है। अब आगे होगा उनका कि मोडालिटी सेंसेशन और लेबल लाइन प्रिंसिपल। हर प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन जिसको हम फील कर सकते हैं वो मोडालिटी सेंसेशन होती है, टच, पेन वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक, और आगे ये है कि लेबल लाइन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हर मोडालिटी सेंसेशन के लिए ना, हर मोडालिटी ऑफ सेंसेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नर्व फाइबर होगा जो उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहा होता है। तो ये होता है मोडालिटी ऑफ सेंसेशन की, यानी कि जो कि लेबल लाइन प्रिंसिपल है उसके लिए। नेक्स्ट है कि जो कि पेन फाइबर है ना, अगर इसी एग्जाम्पल भी पूछते हैं प्रूफ में एमसीक्यू है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कोई जिस तरह की अगर पेन स्टिमुलेट हुई ना, तो जो कि पेन का नर्व फाइबर है ना वही उसको पिकअप करके लेके जाएगा, चाहे उसका स्टिमुलस कोई भी हो। तो पेन के नर्व फाइबर पेन के लिए स्पेसिफिक है। आगे बताऊंगा कि लोकल इलेक्ट्रिकल करंट पे रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा होता है। कोई भी जो कि स्टिमुलस होता है उसका काम होता है रिसेप्टर पे जाके ना उसकी जो कि कंसंट्रेशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको चेंज कर देना। उस कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से ना वो वहाँ पे एक रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन की गिर्द आयनिक कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बताया। और नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिज्म और रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है। मैकेनिज्म रिसेप्टर पोटेंशियल होता है थर्मल, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से। केमिकल, यानी कि केमिकल को ये अप्लाई कर दिया वैसा उसकी वजह से हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्स हो गया। केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल भी हो सकता है। इस तरह के स्ट्रेच भी बहुत बड़ा यानी कि होता है, फैक्टर होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स में जनरेट करने के लिए पोटेंशियल। नेक्स्ट है मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल एम्पलीट्यूड और एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। इनका रिलेशन पूछते हैं कि रिसेप्टर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके एक्साइटेटरी होता है ना, उस तरह जो कि एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इंक्रीज करती है। ये भी जो कि एससीक्यूज का पार्ट है। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर, और ये जो कि डायग्राम है ये ऑस्पी के लिए सारी, ये डायग्राम ऑस्पी में रखते हैं और ये डायग्राम भी ऑस्पी में आई हुई है। तो अब आगे यहाँ पे आता है कि रिसेप्टर पोटेंशियल एट पेस्टिनियो कॉर्पस्कल पे कैसे होता है। पेस्टिनियो कॉर्पस्कल जाहिर सी बात है कि रिसेप्टर है, तो उसके लिए हमारे पास कैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है तो पेस्टिनियो कॉर्पस्कल को उसका जो कि नर्व फाइबर होता है ना वो एक्सटेंड करता है फिंगर टिप से डाउन डीपर टिश्यूज़ में। तो वो जब एक्सटेंड करता है उसकी जो कि सेंट्रल उसकी काफ़ी ना कंसेंट्रिक कैप्सूल की लेयर्स आ जाती हैं। अब वो कंसेंट्रिक लेयर्स आ रही हैं, और जो कि टिप ऑफ द फाइबर है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है अनमाइलिनेटेड, लेकिन जो कि फाइबर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ से, टिप से पीछे वो माइलिनेटेड होता है। और यहाँ पे ये होगा सबसे पहले कंप्रेशन होगी स्मॉल एरिया पे पेस्टिनियो कॉर्पस्कल पे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो कि आयन चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अभी जो कि आयन चैनल ओपन हुए हमारे पास एक्साइटेटरी आयन चैनल होते हैं जो सोडियम को अलाउ करते हैं इनवर्ड मूव करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर डीपोलराइजेशन होती है। एक पूरा डीपोलराइजेशन भी हो रही है, एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट करा है, और लोकल सर्किट ऑफ फ्लो होता है वो भी बनता है। ठीक है, लोकल सर्किट ऑफ फ्लो बनता है, उससे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। बस ये बताना होता है इसमें कि पेस्टिनियो कॉर्पस्कल में कैसे होता है। नेक्स्ट होता है अडाप्टेशन ऑफ रिसेप्टर। अडाप्टेशन का मतलब होता है किसी एक इन्वायरमेंट से बंदा आदी हो जाता है। ठीक है, तो अडाप्टेशन में हमारे पास क्या होता है, अडाप्टेशन में ये होता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑन कंटिन्यूअल एक्सपोजर। ठीक है, अब अडाप्टेशन किस तरह से हो रही होती है, अडाप्टेशन फास्ट कैसे होती है, स्लो कैसे होती है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज ये आ सकता है जो कि पेस्टिनियो कॉर्पस्कल रैपिडली अडाप्ट करते हैं, उसके बाद हेयर रिसेप्टर, फिर आगे मसल स्पिंडल और जॉइंट कैप्स होते हैं वो लीस्ट अडाप्टेबल होते हैं। इस तरह के साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जो कि मैकेनो रिसेप्टर होते हैं वो लीस्ट अडाप्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज है, और इस पूरे एमसीक्यू पैराग्राफ में ये लिखा है जो मैकेनो रिसेप्टर वो लीस्ट अडाप्टेबल है। नेक्स्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ विच रिसेप्टर अडेप्ट। ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी बार आया हुआ है। इसमें पूछते हैं कि जो कि मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो कैसे अडेप्ट करे होते हैं। तो रिसेप्टर के अडॉप्ट करने की दो टाइप्स हैं। अगर पेस्टिनियो कॉर्पस्कल के हवाले से देखें तो एक होता है विस्को इलास्टिक कंपोनेंट के थ्रू, और दूसरा होता है एकोमोडेशन के थ्रू। विस्को इलास्टिक कंपोनेंट के थ्रू मतलब ये होता है पेस्टिनियो कॉर्पस्कल ना वो विस्को इलास्टिक है, उसका विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है पूरा। तो अगर हम उसमें डिस्टॉर्टिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं ना वन पार्ट में, तो वो पूरी डिस्टॉर्टिंग फोर्स होती है अलॉन्ग इट्स लेंथ वो ट्रांसमिट हो जाती है। पहले तो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विस्को इलास्टिक कंपोनेंट होती है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर अपने आप को थोड़ा सा रीअलाइन करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड होती है, और वो आगे जाके हमारे पास जो होता है रिसेप्टर पोटेंशियल होता है वो नो लॉन्गर एलिसिट होता है, वो एलिसिट होना खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट पे ये है कि एकोमोडेशन कैसे होती है। अगर जो कि टिप ऑफ द सेंट्रल कोर फाइबर है ना इसका पेस्टिनियो कॉर्पस, तो कंटिन्यू अगर हम डिस्टॉर्ट करें ना तो उससे हमारे पास जो कि टिप है ना वो एकोमोडेटेड हो जाती है। वो उसकी रीज़न ये होती है जो कि हमारे पास इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल या जो कि पॉजिटिव चैनल है उनकी इनएक्टिवेशन हो गई है। इसे बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब यही है कि जो कि डिक्रीज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑन कंटिन्यूअल डिस्टॉर्शन, यानी कि हमने सेंट्रल कोर को डिस्टॉर्ट किया था ना तो उससे हमारे पास क्या हुआ था कि फाइबर जो थे फाइबर थे वो आहिस्ता आहिस्ता टिप की साइड पे एकोमोडेट हो गए थे, वो आगे रिस्पॉन्स करना बंद हो गए थे। रीज़न क्या है, जो सोडियम चैनल थे पॉजिटिव चैनल थे वही हमारे पास क्लोजर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दो टाइप बताई टोनिक रिसेप्टर की और फेजिक रिसेप्टर की। ठीक है, टोनिक रिसेप्टर कौन से होते हैं? टोनिक रिसेप्टर स्लो अडैप्टिव होते हैं, फेजिक रिसेप्टर फास्ट अडैप्टिव होते हैं। टोनिक रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं हमारे पास कंटिन्यूअस चैन, तो स्टिमुलस को इनको लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये डिटेक्ट करते हैं हमारे पास चेंज को, ये रेट रिसेप्टर होते हैं ना, तो ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लॉन्ग इनसे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ नहीं हो सकते। इनकी एग्जांपल में हमारे पास है पेस्टिनियन कॉर्पस्कल, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है रिसेप्टर जो कि कीमो रिसेप्टर हो गए, बायो रिसेप्टर हो गए, और जो कि रिसेप्टर मैक्यूला में हो गए, और गोल्गी ऑर्गन वगैरह हो गए, वो भी यहाँ पे इसकी एग्जांपल में आ जाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। इसमें आप लोगों ने याद रखना ग्रुप 1A, 1B, 2, 3 और 4। ये ऐसे है कि पहली वाली कहाँ पे हमारे पास होती है? एंजियोस्पर्मल एंडिंग में, अगली गोल्गी एंडिंग में, अगली होती है फ्लावर स्प्रे एंडिंग, और डिस्क्रीट कुटेनियस टैक्टाइल के लिए एमसीक्यूज डिस्क्रीट कुटेनियस टैक्टाइल वाला आया हुआ है पास्ट में। अगर ग्रुप नंबर 3 का पूछते हैं, वो ग्रुप नंबर 3 और 4 का बताएंगे, तो ग्रुप नंबर 3 हमारे पास होती है ये होती है हमारे पास ये होती है हमारे पास टेम्परेचर, क्रूड टच और पिकिंग पेन सेंसेशन के लिए, और इसमें इसी में ऐड कर दो इच, उसको इच वाला पॉइंट ऐड कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताया इनकी डायमीटर का ये होगा 17, 16, 3 और 2 और 0.5। ठीक है, ऐसे चल रहा है 17, 16, 8 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 0.5 से 2 तक। तो ये पूरा फाइबर्स आ गए। इनकी लोकेशन का भी पता चाहिए, फाइबर कौन कौन से हैं। इसमें टाइप ए अल्फ़ा, इसमें भी ए अल्फ़ा, इसमें बीटा और गैमा, इसमें ए डेल्टा, और इसमें टाइप सी अनमाइग्रेटेड फाइबर। टाइप ए फाइबर होते हैं वो फास्टर होते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ पे टेम्पोरल और स्पेटियल स्पेशल लिंक टू प्रीवियस चैप्टर है। आपने इसके लिए मेरे प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देख लेनी है। एसक्यू वाले दोनों के डिफरेंस का मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है। आगे ट्रांसमिशन पर सिग्नल इंटू न्यूरल पूल्स। ठीक है, इसमें भी कोई खास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सिंपल सब बात सारी बताई हुई है। जो चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होती है। डाइवर्ज का मतलब होता है एक चीज़ से आगे की तरफ फैलना। ठीक है, यानी कि कोई वीकर सिग्नल आया है लेकिन वो आगे जाके काफ़ी नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करा है। और जैसे बताया वीक सिग्नल एंटरिंग अ पूल एक्साइट फार ग्रेटर नंबर ऑफ नर्व फाइबर। अब डाइवर्जेंस होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास एम्पलीफाइंग टाइप की, यानी कि जैसे जैसे वो अपने पास से गुजरी जाती है ना, जैसे जैसे वो हमारे पास न्यूरॉन से पास करती है, सक्सेसिवली वो आगे जाके अपने पास जो क्या है वो नंबर नर्व फाइबर को एक्साइट करी जा रही है। जिस तरह कि यहाँ बताया भी होगा हमारे पास कि इनपुट सिग्नल स्प्रेड टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूरॉन एज ए पास टू सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। और दूसरी होती है डाइवर्जेंस इनटू मल्टीपल ट्रैक्ट, जिस तरह कि डॉर्सोकोलोमीडियल लैमिनिस का सिस्टम है कि वो हमारे पास दो डायरेक्शन में दे रहा होगा, एक सेरिबेलम की तरफ भी दे रहा है, दूसरा थैलेमस की तरफ भी दे रहा होता है। आगे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ पॉइंट से आके एक जगह पे आके रुकना। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल इनपुट यूनाइट टू एक्साइट अ सिंगल न्यूरॉन। इसकी एग्जांपल में उन्होंने दिए होंगे हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, वो प्रोपियोस्पाइन फाइबर, कॉर्टिकोस्पाइन फाइबर, पेरिफेरल नर्व फाइबर, इतनी जगह से उनमें से जो कि नर्व फाइबर्स होते हैं वो आके उसको एक जगह पे आके सारा यानी कि वो जॉइन हो रहे होते हैं। आगे आता है एक्साइटेटरी इनहिबिटरी आउटपुट सिग्नल। इसमें रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट का बताया हुआ है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से एक साइड ऑफ न्यूरॉन है वो एक्साइटेटरी सिग्नल देता है हमारे पास कि लैग को आगे की तरफ मूव करा होता है, जो कि दूसरे न्यूरॉन होंगे वो इनहिबिटरी सिग्नल देगा, जो कि उसके बिल्कुल एंटेगनिस्ट मसल होंगे, बैकवर्ड मसल होंगे, कि उनको कि वो कोई रुकावट न करें मूवमेंट को, ताकि मूवमेंट हो वो अच्छी परफॉर्म हो सके। तो ये होता है हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट। आगे बताया होगा उसने प्रोलोंगेशन ऑफ द सिग्नल बाय न्यूरल पूल्स आफ्टर डिस्चार्ज। ऐसे होता है अगर कोई हमारे पास सिग्नल आया है न्यूरल पूल में और वो ज़्यादा आउटपुट डिस्चार्ज दे रहा है, तो उसे बोलेंगे आफ्टर डिस्चार्ज है, काफ़ी देर तक उसका डिस्चार्ज रहता है। जिस तरह के एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक डिस्चार्ज होगा ना, तो जितनी देर तक वो उससे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है उतनी देर तक जो पूरा न्यूरॉन है वो एक्साइटमेंट की स्टेट में रहता है। इसका मतलब है अगर हमने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दे दिया और उसने कोई लेंथी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कॉज किया, तो उतनी देर तक ही हमारे पास जो न्यूरॉन है वो एक्साइटमेंट की स्टेट में रहेगा और आउटपुट इम्पल्स होंगी वो जनरेट होती रहेंगी। इसमें बताया रिवर्बरेटरी ऑसिलेटरी सर्किट का मतलब यह है अगर एक सर्किट में हम पॉजिटिव फीडबैक को एंटर करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास री एक्साइट करते हैं इनिशियल न्यूरॉन को, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिवर्बरेटरी ऑसिलेटरी सर्किट। ठीक है, इसमें होगा वन विद द सिंगल न्यूरॉन, ठीक है, वन विद द
पैरेलल नर्व फाइबर और वन विद मोर नर्व फाइबर, ये 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं, तीनों को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पे जी और तो यहाँ पे कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इस पेज में, कंटिन्यूस सिग्नल आउटपुट नहीं। तो यहाँ पे आते हैं कि इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूरल सर्किट कैसे होती है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एपिलेप्टिक सेजर कैसे डेवलप होता है। एपिलेप्टिक सेजर ऐसे डेवलप होता है अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है वो दूसरे को एक्साइट करे, दूसरा तीसरे को एक्साइट करे, और ऐसे हमारे पास कंटिन्यू एक्साइटेटरी साइकिल ही बनी जा रहा है, उसमें पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल रिवर्बरेटरी ऑसिलेटरी साइकिल की तरह। तो उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेट नहीं होगी, बल्कि इन्फॉर्मेशन है वो एक बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट रहेगी, और जो हमारे पास नर्वस सिस्टम की एनर्जी है वो ऐसे कंज्यूम होती रहेगी, ठीक है। उसमें सारी जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना उसको ट्रांसमिट नहीं होती, बल्कि ऐसी सर्किट्स हैं वो ब्रेन के कंज्यूम हो जा रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कहते हैं एपिलेप्टिक सीजर हो गया। तो इसको अगर ख़त्म करना है उसके लिए हमारे पास इनहिबिटरी सर्किट है और फटीग ऑफ स्नैप है। फटीग ऑफ स्नैप्स वही जो मैंने पहले बताया, जब इनकी बार बार एक्साइटेशन होगी जो इनके रिसेप्टर्स होंगे ना वो हमारे पास इनएक्टिव हो जाएंगे, और एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन डेवलप होने की वजह से वो खुद ब खुद यानी कि स्टॉप होने लग जाएंगे जब सिनेप्टिक फटीग हो जाएगी। और अगर सिनेप्टिक फटीग नहीं तो हम कोई ग्रोस इनहिबिटरी इफेक्ट डाल सकते हैं, कोई ऐसा इनहिबिटरी इफेक्ट डाल दें कहीं पे कोई हमारे पास ऐसा इनहिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज हो जाए जो कि इनिशियल फर्स्ट वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर दे, तो पूरा पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हैं इसके जो कि इनहिबिट करते हैं इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ नर्वस सर्किट के लिए। ये चैप्टर नंबर 47।